हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने ओपनिंग एंट्रीज का टॉपिक कवर कर लिया था। होमवर्क में सिर्फ क्वेश्चन में दो ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 14 का ए और 14 का बी। एक 14 के ए में कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, आइए पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर आगे की भी कुछ बात करेंगे हम लोग। तो जरा बुक निकालिए और बुक में क्वेश्चन नंबर 14 का ए आप लोग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ए, पेज नंबर 9.69 पे है। ठीक है जी, जरा निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के ए में पहले तो आपका कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, असेट्स और लायबिलिटीज की वो एंट्री तो सब बच्चों ने कर लिया है। असेट्स डेबिट होता है और लायबिलिटीज क्रेडिट होता है। अगर कुछ बैलेंस आएगा तो वो बैलेंस अगर क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल और डेबिट में तो गुडविल, वो आपने कर लिया। इसमें बाकी की फिर आपने जो एंट्रीज की उस एंट्रीज में देखिएगा अप्रैल 28 का क्वेश्चन में देखिए, अप्रैल 28 का जिसमें कह रहा है दिनेश वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड अ पेमेंट ऑफ ₹60 पैसे इन अ रुपीज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट बाय ए चेक। ठीक, ये ऐसी एंट्रीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी भी थी कि यानी दिनेश से हमें जितना लेना था उसे सिर्फ 60 पैसे इन रुपीज यानी 60% की रिकवरी हुई है। ठीक, दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यही आया था कि सर दिनेश का से लेना कितना, वो तो अमाउंट दिख ही नहीं रहा। तो हमने ऊपर के ट्रांजेक्शन्स में ढूंढे तो देखा कि अरे अप्रैल 2 से लेकर 28 के बीच कोई दिनेश से ट्रांजेक्शन भी नहीं दिख रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए आप अपने ओपनिंग बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस के असेट्स में देखिए आप कि असेट्स में जो डेटर्स 36,000 है उसका डिटेल्स दिया हुआ कि ये डेटर 36,000 कौन कौन है। तो मोहन है 10,000 रुपीज, सोहन है 12,000 रुपीज और दिनेश है 14,000 रुपीज। तो यही है दिनेश, यानी इसका मतलब क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में देख रहे हैं कि डेटर्स में दिनेश का शो हो रहा है 14,000 का, वो मेरा डेटर्स है। इसका मतलब क्लियर है कि दिनेश से मैं कितना लेना है, 14,000 रुपीज लेना है और वो इंसॉल्वेंट हो रहा है और उसे सिर्फ 60 पैसे इन रुपीज आपसे आपकी रिकवरी हो पा रही है। तो ऐसे ही में देखिए आप यहां जो हम लोग अभी कर रहे हैं क्वेश्चन 14 का ए, देखिए ध्यान से, मैं सिर्फ अप्रैल 28 का बता रहा हूं। जो आपके डाउट्स थे 2017 अप्रैल 28। तो बताइए यहाँ पे चेक में पैसा आया है, इसलिए एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर जितना आया वो बैंक और जितना नहीं आया वो बताइए किस चीज में, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और टू दिनेश अकाउंट। बताइए ये एंट्री होगी ना। अब इसी में देखिए यहाँ पे मैं वर्किंग नोट निकाल दे रहा हूं आपका, 14,000 का 60%। बताइए ये 14,000 इंटू 60% अगर देखें तो 8,400, ये 8,400 आ जाता है, यानी ये हमें मिला है। तो 60% बोला रिकवरी हुआ है, इसलिए बताइए यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए 8,400। तो इस तरह से नहीं कितना मिला तो निश्चित रूप से या तो आप 14,000 माइनस 8,400 कर सकते हैं या 14,000 इंटू 40/100। ये हो गया हमारा रिसीव्ड और ये हो गया हमारा बैड डेट्स। ठीक, रिसीव्ड कितना हुआ तो 14,000 इंटू 40% 5,600। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5,600 और ये दोनों को ऐड करके देखेंगे तो आ जाएगा आपका 14,000। तो ये डाउट में था इसलिए मैंने क्लियर किया, बाकी तो आप ले कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कोई डाउट आए तो ज़रूर आप पूछा करें, आंसर मैं इसका असाइनमेंट में डाल दूंगा। चलिए आइए आगे आज हम लोग कुछ बात करते हैं। कुछ आज हमने स्पेशल ट्रांजैक्शंस कवर करने हैं।
चलिए आइए फ्रेश पेज से शुरू करें। हेडिंग डालिएगा स्पेशल ट्रांजैक्शन। स्पेशल ट्रांजैक्शन, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। इसी में आइए सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, देखिए वर्ड तो आपका सुना होगा। जब हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो उसी में हमने पर्सनल अकाउंट को भी 3 भाग में बाइफरगेट किया था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव में ऐसे वर्ड हमने यूज किए थे। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बकाया, यानी वो एक्सपेंसेज जो आप अभी नहीं पे कर पाए हैं, बकाया है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो कई बार जैसे हमने किसी को सैलरी पे करना है, रेंट पे करना है, तो पे कर दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यदि आपने नहीं पे किया तो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। तो उसी में देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 5,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 5,000। अब बताइए अगर ऐसी बात है तो इसकी हम जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी। सबसे पहले सैलरी हमारा एक्सपेंसेज है, वो तो डेबिट होगा ही होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू ध्यान दीजिए, यदि ये सैलरी पेड होता तो मैं टू कैश अकाउंट लिखता, लेकिन चूंकि पे नहीं हो रहा, कैश नहीं जा रहा, तो उसी की जगह यहां पे एक वर्ड हम यूज करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। समझ आ रहा है? वही सैलरी बकाया हो गया तो कैश की जगह क्या आ गया? वर्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट यहां लिख देंगे 5,000 और 5,000 बी सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी। तो इसका मतलब बताइए, कोई भी एक्सपेंसेज अगर बकाया हुआ तो उसकी एंट्री क्या होगी? यहां लिख सकते हैं देयरफॉर एंट्रीज, देयरफॉर एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, देयरफॉर एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। बताइए क्या एंट्री होगी? तो सीधा सा हम लिख सकते हैं एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, जो भी खर्चा हो, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, जो भी हो, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट। बस। तो कोई भी एक्सपेंसेज जो अभी पे नहीं हुआ है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होता है, और उसकी एंट्रीज आपने कुछ ऐसे करनी है, नोट करते चलिएगा। ठीक है जी। इसका मीनिंग लिखना चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, इट मीन्स expenses made
but could not be paid, could not be paid। एक्सपेंसेज आपका हो चुका है लेकिन ड्यूज हो चुका है बट पेड नहीं हुआ है। तो एक एंट्री से हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एंट्री ध्यान में रहेगा एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट। अब वो एक्सपेंसेज चाहे सैलरी हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो सकता है आपका। अकाउंट कौन सा होता है ये हमने पहले पढ़ लिया, इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, याद है ना। सिर्फ एक्सपेंसेज होता तो नॉमिनल अकाउंट, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो बताइए कौन सा अकाउंट होगा, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। ये बात हम लोगों ने पहले ही कवर किया है जब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे थे। तो हो गया, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट वन। ठीक है, इसका उल्टा नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज बताइए इसका मीनिंग्स क्या। तो इसका मतलब ठीक उल्टा, एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस। तो यहां पे लिखें इट मीन्स expenses paid in advance। आपने एडवांस में ही पे कर दिया, यानी अभी ड्यूज नहीं था, नहीं लेना था। जैसे आपकी क्लास 11th चल रही है लेकिन आपने 12th की फीस ही अभी पे कर दी, तो अभी तो फीस आपको सिर्फ 11th की देनी है, आपने पे कर दिया 12th का भी। तो अगर जो 12th का आपने पे किया तो क्या कहलाएगा, वो प्रीपेड कहलाएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिनका 11th भी अभी पे नहीं किए हैं तो उसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं। ठीक है जी, तो वही कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अगर इसकी मैं एंट्रीज की बात करूं, पहले एंट्रीज लिख लें इसकी। तो आउटस्टैंडिंग का ठीक ये उल्टा होता है। जैसे अभी आउटस्टैंडिंग में हमने क्या पढ़ा, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। हाँ जी, यही पढ़ा हम लोगों ने। आउटस्टैंडिंग के लिए एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। ठीक इसका उल्टा प्रीपेड एक्सपेंसेज, उसमें आउटस्टैंडिंग क्रेडिट था, इसमें डेबिट हो रहा है। प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, ये एसेट्स नेचर का होता है, इसलिए एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। टू expenses account being expenses paid in advance। नोट करें इसे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब जब ये एंट्री में जब भी डिस्कस करता हूं तो कुछ बच्चे जो बड़ा लॉजिकल डिस्कशन चाहते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, उनके मन में कभी कभी एक डाउट आता है। डाउट क्या आता है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। उनका कहना होता है सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट हुआ, बकाया था, तो उसका ठीक उल्टा प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट हो गया। ये तो ठीक है सर, बट सर एक्सपेंसेस क्रेडिट कैसे हो रहा है। नॉर्मली हमने एक्सपेंसेस पढ़ा एक्सपेंसेस डेबिट, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एंट्री में भी एक्सपेंसेस डेबिट रहा, वहां तक ठीक था। यहां सर एक्सपेंसेस क्रेडिट कैसे हो जा रहा है। तो आइए, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, आइए जरा इसको थोड़ा हम लोग एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये नोट कर लीजिए, सब कर लिया नोट। अब आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एक चाहता हूँ फ्रेश पेज पे, ये हो गया तो मैं फ्रेश पेज पे एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ, देखिएगा। पहले देखिए एग्जाम्पल, हुआ यूं कि मान लीजिए जनवरी 30 को रेंट पेड
हमने कर दिया ₹5,000। अब स्थिति यह है कि आपको रेंट पेड करना था ₹4,000, आपको रेंट पे करना था ₹4,000, लेकिन आपने पे कर दिया 5,000। अब 5,000 पे किया तो बताइए, लिखा तो यही जाएगा ना, रेंट पेड ₹5,000, लेकिन बताइए कितना कर दिया आपने, सॉरी करना कितना था आपको, 4,000। ये बात कैसे पता चला, तो एक लाइन और जनवरी 30 को ही लिखा गया है कि रेंट, या इसका जो आपका वर्ड यूज हो रहा है वही मैं वर्ड यूज कर देता हूं, इसमें प्रीपेड रेंट है ₹1,000। प्रीपेड तो सिर्फ ये बताता है कि कितना ज्यादा आपने एडवांस में कितना पे कर दिया, ये नहीं बताता टोटल कितना पेमेंट हुआ। तो निश्चित रूप से एक एंट्री जरूर, जो आप केवल प्रीपेड देख रहे हैं तो वो एंट्री नहीं दिख रही, मैं दोनों दिखा रहा हूं कि आप ऑलरेडी जरूर कुछ ना कुछ पे तो किए होंगे। तो वही कहा कि रेंट टोटल पेड कितना हुआ है 5,000, और उसके बाद वो लिख रहा है कि प्रीपेड रेंट हो गया 1,000। इन दोनों का मतलब ये हुआ कि रेंट पेड एक्चुअली हमारा जो करना था वो 4,000 करना था, लेकिन हमने एडवांस में 1,000 रुपये ज्यादा पे कर दिया, तो इस तरह से रेंट पेड में टोटल 5,000 दिख रहा है। और उसी का एक्सप्लेनेशन नीचे और दे रहा है कि इसमें प्रीपेड रेंट कितना है, 1,000 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंट पेड ₹5,000 इन विच प्रीपेड रेंट ₹1,000। जब ये दोनों दिया हुआ हो, अब आइए इसका ध्यान से देखें, इसकी जर्नल एंट्री। अब एक जर्नल एंट्री तो मैं करूंगा जनवरी 30 को फॉर रेंट पेड। बताइए रेंट पेड की क्या एंट्री करते हैं आप, तो वह एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चेक से किया होगा तो बैंक अकाउंट, ये तो पूरा लिख देंगे 5,000। अब फिर सोचिएगा थोड़ा प्रैक्टिकली कि मुझे तो करना था 4,000, तो 4,000 करना था तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000 होता, रेंट डेबिट भी 4,000 से होता, लेकिन हो गया 5,000, 1,000 एक्स्ट्रा। तो जो आपने एक्स्ट्रा किया है वो रेंट रिवर्स होता है, और इसके लिए हम लोग जनवरी 30 को ही हम कर रहे हैं फॉर प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट में आप एंट्री करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, जो हमारा असेट्स बन गया 1,000 का, टू रेंट अकाउंट। अब देखिए यहां जो रेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, बताइए ऑलरेडी पहले से आपका 1,000 एक्स्ट्रा डेबिट हो चुका है, करना था 4,000 लेकिन 1,000 एक्स्ट्रा डेबिट हो गया, तो उसका 1,000 हमने क्या किया, यहां रिवर्स करके क्रेडिट कर दिया। इससे फाइनली आपका जो एक्सपेंसेस जो इस साल का शो होगा वो रेंट के नाम पे, वो सिर्फ 4,000 होगा, 5 में से क्या हो जाएगा 1,000 लेस हो जाएगा। तो निश्चित रूप से केवल आपसे ये एंट्री पूछा जाता है ज्यादातर, तो ये एंट्री हमने प्रीपेड रेंट टू रेंट लिख दिया, क्वेश्चन में रहेगा प्रीपेड रेंट अकाउंट या प्रीपेड रेंट 1,000, आप एंट्री बना देंगे प्रीपेड रेंट टू रेंट। लेकिन वही कहा कि सर रेंट ये क्रेडिट कैसे हो रहा है, तो निश्चित उसके पहले वो डेबिट एक्स्ट्रा हो जाता है, और यदि जो एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है उसी को हम रिवर्स करते हैं, तब जाके हमारा रेंट क्रेडिट हो जाता है। तो ये एंट्री नॉर्मली आपका हाइड रहता है, छिपा रहता है, वो क्वेश्चन में ज्यादातर शो नहीं होता, और कोई अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा तो दोनों दिखा देगा, बट पूरा अगर उसका देखा जाए उसका लॉजिक तो यही लॉजिक होता है। एक एंट्री अलग से पहले पेड की होगी, जिसमें ज्यादा पेड हो चुका होगा तो उसकी एंट्री आप वही बनाए रेंट टू कैश या एक्सपेंसेस टू कैश, और उसमें जितना एक्स्ट्रा हुआ है उसके लिए अलग से फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड रेंट बन रहा है। ठीक है जी, तो ये एक एंट्री हुई प्रीपेड एक्सपेंसेस की। तो दो हमने ट्रांजेक्शन जो कुछ स्पेशल होते हैं, इसलिए इसको स्पेशल हेडिंग में हम लोग डाल देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कवर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस कवर हो गया। बताइए दोनों में कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए थोड़ी कहानी और आगे बढ़ाई जाए। ओके नोटिंग। चलिए एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट हम लोग ट्रांजैक्शन देखेंगे जिसके नाम पे तो एक पूरा चैप्टर भी है। वर्ड लिखेंगे नंबर 3, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखिए, अब ये डेप्रिसिएशन पहले होता क्या है समझिए। कोई भी असेट्स जो आप यूज करते हैं वो असेट्स ड्यू टू बाय यूज उसका वैल्यू आपका डिक्रीज करता है, कम होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये मोबाइल है। अब ये मोबाइल मान लो हमने जो परचेज किया, इस मोबाइल की कीमत आपकी 25,000 रुपीज। 25,000 में मैंने परचेज किया, ठीक। अगर मैं 6 महीने बाद इसे बेचना चाहूं, 1 साल बाद मैं इसे बेचना चाहूं, तो क्या ये मोबाइल मेरा 25,000 में फिर से बिक जाएगा? नो, नॉर्मली क्या होगा कि नहीं 1 साल पुराना है, यूज किया हुआ है, इसलिए बिक तो जाएगा लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। बोलेगा 25,000 की चीज, कोई बोलेगा 20,000 हम दे देंगे, कोई 15,000 बोल देंगे, कोई बोलेगा आधा देंगे हम, 10,000 देंगे। हाँ जी, ऐसा हो सकता है या नहीं? तो ड्यू टू यूज बताइए मेरे इस असेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू यूज, इसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। समझ आ रही है बात? इसी को हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। तो सर डेप्रिसिएशन का मीनिंग्स पहले लिख लें, बोलेंगे, लिखिए। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, मूल्य में कमी आना। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक, ड्यू टू यूज। उसके यूज करने के कारण उसके वैल्यू में जो आपका डिक्रीज हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक। अब इसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। जिसके लिए एंट्री होगी, नोट करें पहले, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट being charge depreciation on assets। assets पे हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है जी, लिखिए। लिख लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अकाउंट्स कौन सा है, टाइप्स ऑफ अकाउंट में कहीं ना कहीं तो आएगा, चाहे वो पर्सनल होगा, रियल होगा, नॉमिनल होगा, बताइए कौन सा अकाउंट होना चाहिए। तो बिल्कुल नया वर्ड है आपके लिए, सर हमने तो देखा नहीं है, तो उसके मीनिंग्स पे अंदाज लगाइएगा। सबसे पहले पर्सनल, पर्सन से रिलेटेड, क्या ये डेप्रिसिएशन पर्सन लगता है आपको? नो। फिर दूसरा सर रियल, असेट्स से रिलेटेड रियल अकाउंट होता है, क्या ये असेट्स है? नहीं, ये तो आपके वैल्यू को कम कर रहा है। तो वैल्यू कम हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, इसलिए ध्यान रखें डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट में आ जाएगा, ये आपका नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। किसमें आएगा, ये नॉमिनल अकाउंट में। आइए जरा इसको हम एक एग्जांपल के समझें। जैसे देखिए, मैं
एग्जाम्पल ले रहा हूं। सबसे पहले लिया, देखिए परचेज मशीनरी रुपीज 50,000। बताइए, परचेज मशीनरी रुपीज 50,000, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो इसका जर्नल एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ नहीं कहा, कैश में हुआ होगा 50,000 और 50,000 एक बार। अब इसी के बाद यहां पे क्वेश्चन देगा, ये नंबर 1 और नंबर 2, चार्ज डेप्रिसिएशन charge at the rate 10% on मशीनरी। अमाउंट में भी दे सकता है या परसेंटेज भी दे सकता है। कह रहा है 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। ठीक है जी, तो यहीं पे देखिए, अभी हमने एंट्री पढ़ा, क्या डेप्रिसिएशन का एंट्री था? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। असेट्स उसका पोस्ट है, यहाँ पे असेट्स बताइए कौन सा असेट्स है? मशीनरी है, तो इसलिए बताइए यहाँ पे एंट्री लिखेंगे जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बताइए एसेट्स कौन सा है? मशीनरी, तो यहां पे मैं लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना? तो बोला है ना 10%, तो 50,000 का 10% कैलकुलेट कीजिए। तो यहां पे मैं डेप्रिसिएशन इक्वल टू निकाल रहा हूं, वर्किंग नोट है ये, इक्वल टू 50,000 की मशीनरी है इनटू 10/100, बताइए कितना आएगा? रुपीज 5,000। तो यहां पे मैं लिखूंगा 5,000 ये हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब देखिए ये डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट जरा ध्यान से देखिए। आपने जब मशीन खरीदा तो आपने लिखा मशीन डेबिट हुआ हमारा 50,000 से, यानी आपका अकाउंट बता रहा है कि आपकी मशीन है आपके पास विच इज कितना है? 50,000 रुपीज की। लेकिन एक साल बाद हम एस्टिमेशन बेसिस पे हम समझ रहे हैं कि इसकी वैल्यू कम हो गई है। जैसे मैंने बताया आपको, ये मोबाइल एक मेरा मशीन है, इस मशीन को मैंने 50,000 रुपए में खरीदा, लेकिन एक साल बाद इसमें 5,000 रुपए की गिरावट आ चुकी है, डेप्रिसिएशन हो चुका है। यानी मैं अंदाज लगा रहा हूं, एस्टिमेशन, कि ये मोबाइल, ये मशीन मैं आज मार्केट में बेचने जाऊंगा तो अब ये 50 में नहीं 45 में बिकेगा, 45,000, 5,000 रुपए की इसका मूल्य डिक्रीज कर चुका है, वैल्यू कम हो चुका है। तो यदि ऐसी स्थिति है तो आप अभी आपका अकाउंट्स बताइए उसकी वैल्यू कितना दिखा रहा है? वो तो 50,000 दिखा रहा है, जबकि आपको पता है कि इसका वैल्यू 5,000 रुपए से डाउन हो चुका है, 45,000 दिखना चाहिए। तो क्या आपको पता है कि ये चीज आज के दिन में 45,000 की हो चुकी है, फिर भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट उसको 50,000 में दिखा रहा है? तो कहीं ना कहीं आपका बुक्स ऑफ अकाउंट आपको धोखा दे रहा है या नहीं? चीज हमारी 10,000 की और बुक में हमारा दिखा रहा है 1 लाख रुपए का, तो ये तो बुक झूठ मूठ, वो एसेट्स आपका जो दिखा रहा है वो तो गलत शो कर रहा है। तो इसीलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहता है और लॉजिक भी यही कहता है कि यदि मूल्य आपकी कम हो चुकी है तो उसका वैल्यू हमें भी कम कर लेना चाहिए अपने बुक्स में भी। तो यदि आपका 5,000 का मशीनरी में वैल्यू कम हो गया है, तो यदि मैं ये डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करता हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बताओ मशीनरी क्रेडिट में आया 5,000 रुपए से, और अगर 5,000 रुपए से मशीनरी क्रेडिट हुआ तो देखो डेबिट है 50,000 और क्रेडिट है 5,000, तो डेबिट और क्रेडिट आपस में अगर देखा जाए तो नेट ऑफ करोगे तो नेट मशीनरी आज के दिन में कितने की हो गई? 45,000 की। तो एग्जैक्ट जो आपका इंपैक्ट आज के दिन में मशीन दिखना चाहिए 45 में, बताइए वो दिख रहा है या नहीं? तो यही होता है
डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन यदि कोई फिक्स्ड एसेट्स का, खासकर एसेट्स कौन सा, फिक्स्ड एसेट्स होता है, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करता है ड्यू टू हिज यूज, तो हम उसका वैल्यू कम करते हैं एक एंट्री पास करके, और एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। एंट्री क्लियर है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। असेट्स, जिस एसेट्स का आपने वैल्यू कम करना वही एसेट्स डालेंगे। जैसे इस एग्जांपल में कौन सा है, मशीनरी, तो मशीनरी का डाला। बताइए जी, ठीक है। तो ये है कुछ कहानी हमारी डेप्रिसिएशन की। बाकी इस पे एक डिटेल चर्चा होगी आपकी, एक चैप्टर ही हम लोग देखेंगे, चैप्टर डेप्रिसिएशन, जिसमें डेप्रिसिएशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका एस्टिमेशन कैसे लिया जाता है, बहुत सी बातें होगी पूरे चैप्टर में डेप्रिसिएशन में। अभी बस एक एंट्री आप समझे, एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन की कहानी यहां खत्म। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन, 3 बातें हमने कर ली, तो नेक्स्ट नंबर 4। जो नंबर 4 करेंगे उससे पहले आइए देखिए, मैं फिर से एक कहानी आपको याद दिलाना चाहता हूं। यहां पे मैं बात करूंगा, दोनों को मैं एक साथ लिखता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 2 वर्ड के चर्चा करनी है तो दोनों अलग अलग वर्ड, बट एक साथ लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, याद हो आपको, तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि एक तरफ हमारा है बिजनेस, एक तरफ है हमारा हाउस, जिसे हम लोग पर्सनल कह सकते हैं। ठीक, अब यहां पे यदि आपने हाउस से बिजनेस में जो भी गया, बताइए वो क्या कहलाया, वो कहलाया कैपिटल। और दूसरी तरफ बिजनेस से हाउस की तरफ जो भी गया, बताइए वो क्या कहलाया था, वो कहलाया था ड्राइंग्स। ठीक, हाँ जी, यही मतलब हमने बात की थी। तो एक तरफ हमारा वर्ड कैपिटल है और दूसरी तरफ हमारा वर्ड ड्राइंग्स है। ये बात बिल्कुल आपका क्लियर है कि कैपिटल का मतलब घर से पैसा जाएगा या असर जो भी जा रहा है, बिजनेस में वो कैपिटल है, और बिजनेस से जो भी आपका घर या पर्सनल के लिए गया वो ड्राइंग्स है। अब बताइए, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप जो एंट्री कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए या घर के लिए? तो निश्चित रूप से वो बिजनेस के लिए हो रहा है। तो अब यहां पे कह रहा है इस कैपिटल पे आप इंटरेस्ट दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मुझे ये बताइए, ये जो इंटरेस्ट है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, इंटरेस्ट देना होगा या मिलेगा हमें? तो ध्यान से देखिए, बिजनेस के पास कैपिटल आया है, तो अगर ब्याज की बात होगी तो कोई पैसा अगर हमने लिया तो ब्याज तो मुझे देना पड़ेगा ना। तो बिजनेस ने एज अ कैपिटल पैसा लिया और इसलिए उसके इंटरेस्ट की अगर बात हो रही है तो निश्चित रूप से इंटरेस्ट देना होगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, हाँ जी, होगा या नहीं होगा? ठीक उसी तरह से अगर मैं ड्राइंग्स की बात करूं, ड्राइंग से रिलेटेड अगर मैं वर्ड यूज करता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहां जो आपका इंटरेस्ट की बात हो रही है, बताइए ये इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा। क्यों? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचना, क्योंकि बिजनेस ने घर को पैसा दिया एज अ ड्राइंग्स,
तो यदि अगर उस पे ब्याज की बात हुई, इंटरेस्ट की बात हुई, तो वो इंटरेस्ट बिजनेस को क्या होगा, मिलेगा। पहले बताइए, इतना तक बात समझ आ रहा है? तो हमेशा याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चूंकि कैपिटल आपके पास आया है बिजनेस के पास, इसलिए अगर उस पे ब्याज की बात हुई, ना हो तो कोई बात नहीं, हुई तो इंटरेस्ट, इसका मतलब कैपिटल पे देना होगा और ड्राइंग्स पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर ये क्लियर है तो इसका मतलब बताइए, अगर ये देना होगा तो फिर एक्सपेंसेस नेचर हो जाएगा ये, तो इसलिए डेबिट करना होगा हमें। समझ आ रही बात? थोड़ा इसको क्लियर कर दे। अगर देना होगा तो बताइए, ये हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा, और एक्सपेंसेस को बताइए क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। ठीक उसी तरह से मिलेगा तो बताइए ये हमारा इनकम होगा, मिलेगा तो ये हमारा इनकम, और इनकम होगा तो बताइए यहां पे ये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो इनकम है। हम लोग नॉमिनल अकाउंट में पढ़ते हैं कि एक्सपेंसेस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है। पहले लिख ले इसे। लिख लिए? बताइए मेरे इस सिक्वल को समझिए ध्यान से। क्या यहां तक बात आपकी क्लियर है? कि हमने यहां कहा कि बिजनेस के पास एज अ कैपिटल पैसा आता है और ड्राइंग्स में जाता है घर, और यदि कैपिटल पे ब्याज की बात हुई तो बिजनेस को कैपिटल पे ब्याज देना होगा, और ड्राइंग्स पे ब्याज की बात हुई तो ड्राइंग्स में इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चूंकि इंटरेस्ट देना होगा, वो एक्सपेंसेस नेचर, दैट बिकम्स डेबिट। और ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट की बात हुई वो आपका रिसीव्ड हो रहा है, तो दैट इज इनकम नेचर, और इसलिए वो क्रेडिट। ठीक जी। अब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो आइए यहां पे पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बताइए, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बताइए वो करूंगा या नहीं? क्योंकि अभी देखा हमने एक्सपेंसेस नेचर है, सीधा सा ये इंटरेस्ट देने वाला इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता है। कैपिटल वर्ड तो सिर्फ अपने समझने के लिए लिख लेते हैं कि अच्छा ये कैपिटल वाला इंटरेस्ट है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड हम यूज करते हैं। वही इंटरेस्ट है, दिया तो डेबिट, इंटरेस्ट मिला तो क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब ध्यान से सोचिएगा यहां पे कि यदि मैं ये कैश में दे दूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लिखेगा मत आप, टू कैश अकाउंट, इंटरेस्ट पेड जैसे आप कहते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि प्रैक्टिकली ये इंटरेस्ट कैश में जाता नहीं है, क्योंकि घर वाले ही हैं, अपने ही हैं, तो इसीलिए अगर ये बात होती भी है तो कैश में कभी भी बिजनेस देता नहीं है। तो यदि कैश नहीं जाता तो फिर कहता है कि ठीक है अपनी पूंजी को ही बढ़ा लो। यानी जैसे मान लो कि यदि हमने किसी से 1 लाख रुपए का लोन लिया, खूब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 1 लाख रुपए का हमने लोन लिया, उस लोन पे 2000 रुपया इंटरेस्ट हो गया, तो यदि मैंने इंटरेस्ट पेड कर दिया कैश में तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और लोन आज भी हमारा कितना है 1 लाख रुपीज का। लेकिन अगर हमने इंटरेस्ट कैश में नहीं पे किया तो फिर ऐसी स्थिति में एक दूसरा इंपैक्ट ये हो सकता है कि ठीक है 1 लाख रुपए का लोन और 2000 का इंटरेस्ट अभी तक नहीं दिया, तो वो 2000 भी मैं क्या करूंगा, लोन में जोड़ दूंगा, तो अब मेरा लोन कितना हो जाएगा 1,02,000 रुपीज। हाँ जी, हो सकता है या नहीं? ठीक वही कॉन्सेप्ट यहां लगाया जाता है कि यदि इंटरेस्ट में कैपिटल का कैश में पेड कर देता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन ये कैश में पे होता नहीं है। तो जब कैश में पे नहीं होता तो कहता है कि कैपिटल ही बढ़ा लो, और 1 लाख का जैसे उसने कैपिटल दिया, इंटरेस्ट 2000 बन गया, तो फिर अब वो हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा
इन 1,02,000 रुपया का, तो होगा कैसे? तो कैपिटल क्रेडिट होता है ना, तो और उतना से क्रेडिट करो। और इसीलिए यहां पे कैश अकाउंट ना होकर, चूंकि हम कैश पे नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे क्या लिखते हैं? हम यहां पे लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। समझ आई बात? तो इट इज अ एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसे ज्यादातर बच्चे केवल याद कर लेते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेड, ज्यादातर बच्चे इसे याद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अभी लॉजिकली ध्यान से समझ लिए होंगे तो एंट्री कुछ नहीं, एक नॉर्मल इंटरेस्ट की एंट्री है। तो बताइए, ध्यान में रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक उसी तरह से नंबर 2, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री। तो जैसे अभी आपने देखा, ठीक उसी स्टाइल में बात करें हम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो बताइए क्रेडिट में रहेगा, इनकम नेचर है। अगर कैश में आ जाए हमारे पास वो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। आप मत लिखिएगा अभी, लेकिन फिर वही बात प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ये कैश में आता नहीं है हमारे पास। तो जब आता नहीं है, तो जैसे हमने कैपिटल बढ़ा दिया, वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे? ड्राइंग्स बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कैश की जगह, आ जाता कैश में तो कैश लिखते हैं, लेकिन आता नहीं है तो हम उसके ड्राइंग्स को ही बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? ड्राइंग्स को ही। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड। बताइए, समझ आ रही है बात? तो ये कुछ हमने स्पेशल एंट्रीज बताए। नॉर्मली बच्चे स्पेशल एंट्रीज को केवल रट लेते हैं, लेकिन अगर ध्यान से आप इसे देखेंगे तो एंट्री बिल्कुल जो आपका कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ये चल रहा है, लॉजिकल है, कहीं कोई परेशानी होती नहीं है। तो चलिए, यहां पे आपका स्पेशल ट्रांजैक्शंस आपका यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ और भी ट्रांजैक्शंस इससे रिलेटेड होते हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग फर्दर और कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी आप कुछ होमवर्क बनाएंगे, होमवर्क लिखें, ठीक है। होमवर्क इलस्ट्रेशन 15 टू आप 19 तक कर लेंगे। अगर एक दो एंट्री में दिक्कत होगी तो एंट्री के लिए वो जगह छोड़ दीजिएगा, और प्लीज जरूर डाउट में डाल दीजिएगा कि सर इस एंट्री में दिक्कत है, मैं वो डिस्कस कर लूंगा क्लास में, लेकिन बाकी जरूर करते जाइएगा। क्वेश्चन में भी आप 15 टू 19 तक कर लीजिएगा, क्वेश्चन में भी 15 टू 19 तक। फिर इसके बाद अब लगभग ये चैप्टर अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहा है। कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हमारे गुड्स से रिलेटेड है, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग यहीं रुकते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस क्या आप कर सकते हैं? नहीं, रहने दीजिए, बस इतना ही। चलिए, इतना होमवर्क करके आएंगे आप लोग,
और प्लीज़ कोई भी ट्रांजेक्शन्स में अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ चैट के थ्रू जरूर अपना डाउट डालें ताकि हम लोग उसको डिस्कस कर सकें। ठीक है जी, चलिए आज हम लोग ये रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।